एमएसपी का नया घोषित किया तो उसमें लागत का 1.5 गुना सीधे सीधे किसान को मिल रहा है और एमएसपी की घोषणा उसी आधार पर हुई है। ये पहली बार मिलना प्रारंभ हुआ है और ये मोदी सरकार ने दिया है, डबल इंजन सरकार ने ये अन्नदाता किसानों को दिया है, इससे पहले कोई नहीं दे पाया था। धान 12 से 17 के बीच में 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ, 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, ये भी एजेंट के माध्यम से, मीडिएटर थे। 17 से 22 के बीच में 280 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ और 50,420 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी हुआ। ये धान का मूल्य भुगतान किसान के डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में हुआ है। और इस वर्ष भी अब तक 64,64,000 मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ है, 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में हुआ है। अगर आप जोड़ेंगे लगभग 3 गुना से ज्यादा है ये। देखिए, ये अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाने के तरीके, और हमारे राष्ट्रीय लोक दल के माननीय सदस्य होंगे वो जानना चाह रहे होंगे गन्ना किसानों का। चौधरी साहब की क्रमभूमि रमाला की चीनी मिल इसी सरकार में बन पाई। पिछली सरकार को फुर्सत ही नहीं थी चौधरी साहब के नाम पे वोट लेने के लिए। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे वोट लिया जाता है लेकिन उनके किसी आदर्श को फॉलो नहीं किया जाता, ऐसे चौधरी साहब के साथ भी होता था। रमाला चीनी मिल, बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल, गोरखपुर की पिपराई चीनी मिल, ये सब डबल इंजन सरकार के द्वारा ही लगाई गई है। और अब तक 1,98,434.98 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। और मैं आ रहा हूं, मैं जानता हूं आगे क्या पूछने वाले हैं आप। हाँ, कर रहे हैं। और कुल 5800 से लेके 6,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया है। 119 चीनी मिलें चली, 119 चीनी मिलों में से 100 से ज्यादा चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। महोदय, हमारा बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था। यह विभाग तो आपके पास नहीं रहा होगा, क्यों? पानी नहीं, इस समय पीने के लिए पानी का मैंने परीक्षा में एक डैम बनाया था, पूरा नहीं किया। पानी पीने के लिए? पीने के लिए हैं? पीने के लिए झांसी और बुंदेलखंड पीने के लिए। हाँ, और उस समय 15-16 में भारत सरकार ने टैंकर भी भेजे थे पानी के, लेकिन आप लोगों ने लेने से इनकार कर दिया था। फिर बाद में वे वापस हुए थे। इस समय बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। हर घर नल योजना आज साकार रूप ले रही है। आपको एक बार थोड़ा भ्रमण करना चाहिए शिवपाल जी, वहां जाके देखना चाहिए, जरूर जाइए। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर वहां जाएंगे तो अब तक लगभग 82 लाख से अधिक घरों को कनेक्शन दिया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि 2024 तक हम लोग जो प्रदेश के अंदर 2,26 लाख से अधिक परिवार हैं जिन तक अब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन परिवारों को हम हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध और क्वालिटी वाटर की सप्लाई कर सकेंगे। योजना जो है टंकियों के माध्यम से है। गर्मी का दिन है, जो आपकी टंकियां मर रही हैं, पानी पहुंचाने साल में पानी पहुंच पाएगा गाँव में। आप चिंता मत करें। गाँव के बारे में बड़े बड़े मजरे ऐसे गांव सभाएं हैं, 15-20 पूर्वे हैं, वहां पर टंकियों द्वारा पानी नहीं पाया। इस समय
आपसे बात आ जाए, बैठिए, बीच में नहीं का दिन है, कम से कम हैंडपंप उसके साथ। हर बार नहीं, बैठिए, कोई एक आधा विषय हो तो पूछा जा सकता है। महोदय, हम लोग प्रदेश के अंदर हर घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डबल इंजन सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नमामि गंगे परियोजना में कानपुर तो सबके सामने उदाहरण है। कानपुर में सीसामऊ से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था गंगा जी में। टेनरीज का इफ्लुएंट भी जाजमऊ के पास गिरता था और उसके बाद नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। आज सीसामऊ से एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता। 52 एसटीपी परियोजनाएं स्वीकृत हैं, 28 पूर्ण हो चुकी हैं, 17 पर कार्य चल रहा है, प्रगति पर है और 7 परियोजनाओं पर बहुत शीघ्र कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ भी किया था। प्रयागराज कुंभ अपनी स्वच्छता, अपनी सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए विख्यात हुआ। दुनिया उमड़ पड़ी थी प्रयागराज में। हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2023-24 में कृषि के निजी नलकूप में उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में 50% की छूट दी और इस बजट में फेज वाइज बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है कि हम उसको 100% तक पहुंचा सकें। वहां तक कार्रवाई हो रही है। पीएम कुसुम योजना 30,000 सोलर पंपों की स्थापना की कार्रवाई और सिंचाई की जो परियोजनाएं लंबित हैं जिन्हें हम लेने जा रहे हैं, शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, कचनौदा बांध, लखेरी बांध, इन सब पर हमारा वर्तमान में कार्य चल रहा है और इनको भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है और अपने अन्नदाता किसानों को दलहन तिलहन के मिनी किट उपलब्ध कराने के लिए भी, बीज आदि के मिनी किट उपलब्ध कराने की भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अन्नदाता किसान अत्याधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें। मुझे याद है 2015-16 में भारत सरकार ने 20 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को कहा था। राज्य सरकार ने नहीं लिया। 17 में आने के बाद हमारे कृषि मंत्री जी ने प्रस्ताव अपना भेजा और हमें मिले। आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय आपस में एक बेहतर कोलैबोरेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों की ट्रेनिंग, उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन, अच्छे बीज उपलब्ध कराने के भी एक मंच ये सब केंद्र बन रहे हैं और महात्मा बुद्ध के नाम पर कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी सरकार देने जा रही है। इसी बजट में उसका प्रावधान भी किया गया है। कृषि विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप, एग्रीटेक स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए भी बजट का प्रस्ताव किया गया है। कृषि शिक्षा के लिए भी, उसके उन्नयन के लिए भी, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है और राशिद गौ आश्रय स्थल के लिए भी मैंने पिछली बार विस्तार से इसके बारे में बताया है। दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए भी इस बजट में प्रोत्साहन निधि की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, इन सब के लिए भी व्यवस्था की गई है और जल जीवन मिशन हर घर नल के लिए भी 22-23 के बजट में 19,500 करोड़, 23-24 के बजट में
21,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को हम आगे बढ़ा सके। महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए हमारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि 2017 के पहले बाढ़ की स्थिति प्रदेश के अंदर क्या थी। चौंतीस से लेकर 38 जनपद ऐसे थे जो अति संवेदनशील और संवेदनशील थे। आज हमने इसके दायरे को कम किया है, नदियों के ड्रेजिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, नदियों को चैनलाइज किया है और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया जा चुका है। 23-24 में 277 परियोजनाओं को भी पूर्ण करने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए, वे बड़ी परियोजनाएं हैं, मध्यम सिंचाई की परियोजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, उनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में किया गया है और अन्य नदी कटान से अन्नदाता किसानों की उपजाऊ भूमि को रोकने के लिए, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, शिक्षा सेक्टर में भी इस सरकार का पूरा फोकस है और इस पर सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी, इन सभी पे फोकस करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा किया है, अच्छा करने का प्रयास किया है। अगर इस पे देखेंगे, पहले क्या होता था प्रदेश में, कहां हम प्रदेश को लेकर चले गए थे। महोदय, प्रदेश की एक छोटी सी झलक अगर इसके बारे में मैं बताऊं, प्रदेश के अंदर ये 2015 का है। विकास के हर मोर्चे पर पिछड़ा यूपी। वर्ष 2013-14 में राज्य की जीडीपी 5.8% गिरकर 5 पर आ गई है। कृषि के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का की भी सुस्त रफ्तार, ये 2015 की है। नेशनल सैंपल सर्वे 2015, शर्मनाक, लखनऊ में देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार। पांच मार्च 2015, बीआरजीएफ घोटाला, लूटता रहा सरकारी पैसा, किसी ने देखा नहीं। हर जिले में उड़ी नियमों की ध्वजियां, निगरानी तंत्र रहा महज कागजी। ये सुर्खियां होती थी। और शिक्षा की बात करूं मैं, ये भी है, सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये 2015 का 26,369 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में। ये उत्तर प्रदेश का है, 20 अगस्त 2015। 91.2% बच्चे, तीसरी कक्षा के बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। 75% बच्चे, 5वीं कक्षा के बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते। 69% 5वीं कक्षा के बच्चे घटाना भी नहीं जानते। 67% चौथी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा या हिंदी का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। ये 2015 की स्थिति थी। और इन बच्चों के बारे में ध्यान देने की बजाय नेता अफसर के बच्चे पढ़ते तो क्या ऐसे ही बदहाल होते स्कूल, ये भी टिप्पणी थी। और
यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल, रिजल्ट के लिए 2-2 साल का इंतजार करते हैं अभ्यर्थी, इंटरव्यू में नियमों की अनदेखी, स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल। यानी ये प्रदेश की स्थिति थी। खुदकशी पर सियासत, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं, ये 6 अप्रैल 15 का, और सरकार किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें इस पर राजनीति। आत्महत्या या हार्ट अटैक से 100 से ज्यादा मौतें। ये राज्य की स्थिति थी। 2014 में सूखा, रुपये 490 करोड़ मिले पर बंटे नहीं। ये भी 17 मई 2015 का है। ये मान्यवर प्रदेश में होता था, पूरा सूबा तो छोड़िए, महज 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंच सकी मदद। और 15 की एक और सुर्खी है, सीएम ने माना किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये है मजबूरी। नहीं, सवाल ये है, आप जैसा प्रश्न करेंगे वैसे उसका नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, नहीं उस समय की क्या सुर्खियां थी। अरे आप तो बेकार हैं, अब क्यों बेकार हो कर रहे हैं? आप भी वही मुद्दे जो मैं बोल रहा हूं उसको आपने भी उस समय उठाया होगा। आप काहे परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए उस समय हम उठाते थे, आज सरकार ने उसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है। उसको हटाने के लिए, उससे मुक्ति के लिए सरकार का अभियान चल रहा है। जब आप 12 से 17 की सरकार की टिप्पणी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आपकी स्थिति वही हो जाती है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे कम से कम आपको तो नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसके हिस्से रहे हैं, बोलते रहे हैं उस समय। और इसीलिए मैंने याद दिलाया है, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव, विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति थी। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी, नियुक्तियों में लेट लपी थी। कौशल विकास पर सरकार का कोई फोकस नहीं। भविष्य के दृष्टिगत नवीन पाठ्यक्रम को लेकर कोई रोड मैप नहीं। और मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार व्याप्त थी। महोदय, 2017 के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमारे 91% से अधिक स्कूल अब तक सैचुरेट हो चुके हैं। 2016-17 में जो मात्र 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ते थे, आज ये संख्या 1,91,00,000 हो चुकी है। प्रदेश के अंदर ड्रॉप आउट रेट लगातार घटा है और प्रदेश में शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। डिजिटल लर्निंग में गुणवत्ता शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की स्थापना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका। निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग आदि के लिए अभिभावकों के खाते में गत वर्ष से हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से धनराशि देनी प्रारंभ की है। 1200 रुपये प्रति छात्र भेजी जा रही है। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है। उन वंचित क्षेत्रों में जहां पर कभी स्कूल नहीं बन पाए थे, बनटांगिया गांव हैं, बहुत छोटे छोटे समूह हैं,
उन सभी तक भी हम पहुंचने की कार्रवाई को हमने बजट में भी उसकी व्यवस्था की है। शिक्षा माफिया पर नकेल कसी गई है। नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा व्यवस्था आज प्रदेश की पहचान बन रही है। अब इस असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हो रही है। स्मार्ट क्लास, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और डाटा प्रबंधन, ये सभी इसमें आज बन रही हैं। और महोदय, इन सब के साथ साथ माध्यमिक में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस रहे हों, उनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और यानी शासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करेगी, जिससे जर्जर बिल्डिंग के नीचे बच्चों को पढ़ना ना पड़े, उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल सके। इसके लिए भी बजट में इसका व्यवस्था किया गया है। संस्कृत विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालय जर्जर थे, संस्कृत भारतीय संस्कृति की आधार है, इसके लिए भी उन विद्यालयों के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और संस्कृत को प्रोत्साहन करने के लिए स्कॉलरशिप, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। उच्च शिक्षा में प्रदेश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाए गए हैं। पहली बार 11 विश्वविद्यालयों ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में सहभागिता की है। 4 विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग के लिए उस रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। और प्रदेश के अंदर असेवित जो हमारे कमिश्नरी थी, उनमें विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी पैसे की व्यवस्था बजट में की गई है। इसमें देवीपाटन मंडल में, मिर्जापुर मंडल में और मुरादाबाद मंडल में भी इसकी व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही यूथ के लिए एक सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी लागू की गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम पढ़ने वाले छात्र, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए हमने पहले से इसको घोषित किया है, लेकिन इन छात्रों को भी हम इंटर्नशिप के साथ जोड़ेंगे और उन्हें अनुभव भी हो सके, वे अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने स्वयं पैरों पर खड़े हो सकें। इसके लिए भी आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी या इंस्टीट्यूशन देगा, आधा शासन देगा। इस व्यवस्था के साथ तो इंटर्नशिप स्कीम भी हम लोगों ने लागू की है। उत्तर प्रदेश के युवा, कोरोना कालखंड में हमने देखा था, हमारे लगभग 14 से 15 हजार छात्र ऐसे थे जो राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन होने और उन छात्रों को वापस घर में लाने की जब समस्या आई, हम लोगों ने उस समय यहां पे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को वहां भेजा था, उन्हें सुरक्षित वापस लाने का काम किया। और उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी कि अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हम प्रारंभ करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं भी जाने की नौबत ना आने पाए। उनके जनपद में, उनकी कमिश्नरी में उन्हें सुविधा प्राप्त हो सके। सभी 18 कमिश्नरी में पहले से सुविधा प्राप्त हो चुकी है। 75 जनपदों में इसे ले जाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और उन छात्रों को अलग अलग सुविधाएं दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 43 छात्र वे आए हैं जो अभ्युदय कोचिंग से, जिन्होंने कोचिंग ली थी, वे छात्र उसमें स्थान प्राप्त किए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर न्यू एज कोर्सेज को ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक कोर्सेज को भी
आज पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में बाजार की जरूरत के अनुरूप हम स्किल युवाओं को तैयार करने पर जोर दे रहे हैं और उसके लिए इन कोर्सेज को आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश के अंदर खेल सुविधाओं के विकास के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हुई, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बढ़ाया गया, प्रदेश के शासकीय सेवाओं में उन्हें स्थान मिले, इसके लिए हम लोगों ने जहां भी संशोधन करने थे एक्ट में संशोधन करके उस प्रकार की व्यवस्था की और भर्ती कुछ यूथ को भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा चुका है, कुछ प्रचलित है। बहुत शीघ्र लगभग 600 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की सेवा विभिन्न सरकारी सेवाओं में भी वे लोग अपना योगदान दे पाएंगे। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही चिन्हित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि वहां के उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार का पूरा सपोर्ट उनके साथ में है, वे लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को अपने तकनीकी संस्थानों को हम ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान इन योजनाओं से जोड़ करके उन्हें युगानुकूल बनाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वोकेशनल एजुकेशन का टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक 150 से अधिक 150 आईटीआई के तकनीकी उन्नयन के लिए एक एमओयू पर हम लोगों ने साइन किया है, जिसमें 12% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 88% यह टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लगाएगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसमें टाटा की कंपनियां उन युवाओं को अपने यहां न केवल प्रशिक्षण देगी बल्कि उनके समायोजन के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवाएगी। हर वर्ष 35,000 यूथ इससे